बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िक्स। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 शुरू कर दिया था और चैप्टर नंबर 10 का नाम था चैप्टर नंबर 9 का नाम था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैंने सबसे पहले इस चैप्टर में आपसे फेजेस ऑफ मैटर की बात की थी। मैंने कहा था देयर आर 3 फेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन पर हम लोगों ने डिफरेंसेस पर बात की थी। सॉलिड पर भी कंप्लीट डिफरेंसेस पर बात की थी, प्रॉपर्टीज़ पर बात की थी, लिक्विड की भी की थी और गैस की भी की थी। अब हाँ, उसके बाद मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर भी बात कर ली थी, आपको याद होगा, जिसको हम लोग KMT कहते हैं। मैं दोबारा से रिवाइज करके टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अब ज़रा आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नाम से समझ तो गए होगे। इलास्टिसिटी को उर्दू में कहते हैं लचीला या लचकपन, ऐसा ही है। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है लेकिन सॉलिड की, सही है। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिलहाल पहले बात कर रहा हूँ सॉलिड की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है सॉलिड की। अच्छा, ये देखो, अगर सॉलिड के ऊपर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करें, मतलब अगर ये मेरे पास एक स्केल है, मैं इसको यूँ करके मोड़ूँ तो ये स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है, बिल्कुल है। ये देखो, ये कितना आसानी से मोड़ रहा है ना। तो इसके अंदर इलास्टिसिटी है। तो हम इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच द मैटर, सॉलिड मटेरियल, रीगेन का मतलब होता है दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ जाना, सही है। रीगेन दियर ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। मतलब ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये इसकी शेप को डिफॉर्म कर रही है। डिफॉर्म का मतलब ये पहले यूँ था, यूँ हो गया, इसको बोलते हैं डिफॉर्म हो जाना, सही है। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म हो जाना। तो दोबारा छोड़ूंगा, वापसी सही हो गया, इसको बोलते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है। आप बोलोगे मेटल तो मुड़ते ही नहीं है। नहीं बेटा, ये मुड़ने से बिल्कुल भी मुंसलिक नहीं है। मेटल के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, हर मेटल जैसे कि कॉपर, निकल, क्रोमियम, इन सब की अपनी अपनी इलास्टिसिटी है, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी दूसरे मटेरियल से, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में अगर आप बात करें तो प्लास्टिक से तो ज़्यादा ही है। आप बोलोगे प्लास्टिक तो इतनी आसानी से मुड़ जाता है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता ना। मतलब अगर मैं इतनी फोर्स किसी मेटल की रॉड पे लगाऊंगा तो वो मुड़ेगी नहीं। इसका मतलब और फोर्स लगाओ, वो बर्दाश्त कर लेगी, सही है। तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा इलास्टिक है, ऐसा ही है। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू विच they regain their original shape and dimension after the removing of deforming force is called elasticity, सही है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दूँ, मतलब ये देखो, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता रहूँ, एक वक्त आएगा ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ ही नहीं पाएगा। ये देखो, और फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अरे ये टूट गया। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिफॉर्म हो गया। क्या अगर मैं फोर्स इसके ऊपर अब रिजॉल्व करूँ तो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ सकता है? नहीं। इसका मतलब अब इसकी शेप कम्प्लीटली चेंज हो गई। मैंने इसके ऊपर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी पर बात हो गई है, अब बात करूँगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम resisting force of matter due to which they regain their original shape and dimension after the removal of deforming force। मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता रहूँगा, एक वक्त आएगा कि अगर मैंने एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, बल्कि अब वो टेढ़ा मेढ़ा ही रह जाएगा। तो जब तक वो वापसी आ रहा था ना, मैक्सिमम फोर्स बर्दाश्त कर रहा था, तो जो मैक्सिमम फोर्स वो बर्दाश्त कर रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स, हम उसकी फोर्स को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, सही है। तो इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट पर मेरे ख्याल से आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो। इंशाल्लाह आगे जाकर बहुत डेप्थ में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी बात करनी है स्ट्रेस। स्ट्रेस पर बात कर रहा हूँ।
बेटा स्ट्रेस एक फॉर्मूले से आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द रेशो बिटवीन फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, इज कॉल्ड स्ट्रेस। लेकिन इससे ना बात समझ में नहीं आती, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है डिफाइन करने का। समझ में आ रहा है कुछ स्ट्रेस क्या होता है? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आएगा। अब जरा यहाँ समझना, ये देखो मेरे पास एक बार है, बार ये वाला बार, मेटल बार, सही है बेटा। इस बार के ऊपर ये देखो मैंने यहाँ से, ये एक मेटल की चकोर सी रॉड कह लो, सही है, मेटल की रॉड है चकोर सी। अच्छा ये देखो मैंने यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और यहाँ से नीचे से फोर्स अप्लाई की, मतलब मैं इसको यूं करके खींच रहा हूँ, सही है। तो क्या ये इतनी आसानी से खिंच जाएगा? नहीं, इसको आप खींचते रहो खींचते रहो, खींचेगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा खींचोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब बीच से थोड़ा सा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा, सही है, टी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको खींचते रहोगे, अगर कोई बच्चा खींचेगा तो खींचेगा क्या इतनी आसानी से? नहीं, बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ऐसा ही है ना। तो बहुत ज़्यादा फोर्स क्यों रिक्वायर्ड होगी? क्योंकि इस मेटल के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो गए। स्ट्रेसेस का मतलब, स्ट्रेसेस ना इस मैटर के अंदर जो यूनिट स्क्वायर एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रही है ना। अब बोलोगे यूनिट स्क्वायर एरिया क्या होता है? मैं जानता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है। ये देखो बेटा, इस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर आप इस मार्कर को देखो ना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये गोल है, सर्कुलर है, ठीक है। अगर मैं इस बार की बात करूं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, अगर इसको यूं से यूं दिखाऊं आपको, तो ये वाला, ये चकोर सा जो स्क्वायर है ना, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। अच्छा अब जरा यहाँ पर गौर करना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो एरिया है ना, ये 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया एक टू डायमेंशनल, 1 मीटर स्क्वायर है एरिया, एक टू डायमेंशनल एरिया, एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्वांटिटी है, सॉरी। एरिया एक टू डायमेंशनल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, एरिया एक टू डायमेंशनल क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा एरिया, अब जरा यहाँ पर देखना बेटा, एरिया हमेशा टू डायमेंशन का होता है। ये देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये देखो यहाँ पर ये एक डायमेंशन हो गई और ये दूसरी डायमेंशन हो गई, इसे हम कहते हैं टू डायमेंशन, सही है। अच्छा अब ये देखो, अगर आपको किसी सरफेस का एरिया निकालना है, तो ये इसको बोलते हैं इसकी लेंथ और इसको बोलते हैं इसकी विड्थ, ऐसा ही है। अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसकी विड्थ है 1 मीटर, या चलो 3 मीटर कर लेते हैं, 3 मीटर, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसका एरिया मालूम करना चाहता हूँ तो इसका एरिया निकालूंगा लेंथ इंटू विड्थ वाले फॉर्मूले से, याद आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से कुछ। ये देखो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, सही है। तो इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो 2 × 3, आंसर आएगा 6 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। तो एरिया का मतलब बेटा, ये जो पूरा का पूरा सरफेस है ना, इसको एरिया बोलते हैं, सही है। टू डायमेंशन का होता है हमेशा एरिया। तो ये वाला जो एरिया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 1 मीटर स्क्वायर है। अच्छा 1 क्यों होगा? इसकी लेंथ भी 1 होगी, इसकी विड्थ भी 1 होगी, तो 1 × 1 1 मीटर स्क्वायर है, सही है। तो यहाँ पर अगर 1 है तो नीचे तक चले जाओगे तो पूरा का पूरा 1 ही रहेगा ना, या नीचे से थोड़ा सा जाके मोटा हो रहा है? नहीं नहीं, उतना ही है, सही है। तो अब ज़रा गौर करना बेटा, मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप गौर करो, इसके अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स, सही है। मतलब ये वाली बात बहुत मुश्किल होता है समझाना, लेकिन इस बात को टीचर्स जो होते हैं वो खा जाते हैं, वो फॉर्मूला पढ़ाकर निकाल देते हैं। ये देखो बेटा, अगर मैं इसको यूं करके खींचूं, सही है, तो अगर ये रबड़ होता तो कितनी जल्दी इतना लंबा हो जाता, लेकिन ये सॉलिड है, इतनी जल्दी लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा देर से और फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी कि इसको ना खींचा जाए, ऐसा ही है। ये स्ट्रेच नहीं होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को पकड़े पकड़े हुए होंगे, खींच रहे होंगे। अच्छा ये फोर्स नज़र कैसी आ रही होगी, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। ये देखो, मैं आपको इसको, इस पूरे के पूरे बार में ना कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे। ये देखो कोई भी एक पॉइंट पर, आप बोलोगे सिर्फ यहाँ से क्यों ले रहे हैं? अरे बच्चे मैं आपको मिड पॉइंट से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये खिंच नहीं रहा होगा, इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो गए होंगे। ये देखो मैं इसको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना।
सॉरी बेटा। तबीयत वाकई ठीक नहीं। अच्छा ये देखो यहाँ पर नीचे भी एक बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ मैं बताऊँगा। अच्छा भाई चलो अब यहाँ ज़रा गौर करो, ये देखो ये मैंने इसी मेटल के पीस को थोड़ा सा तोड़ के दिखाया है कि अगर ये टूट जाएगा तो कैसे नज़र आएगा। आधा पीस तो ऊपर चला जाएगा, आधा पीस नीचे चला जाएगा। ये देखो ये वाला जो इसका एरिया है, ये देखो मैं यहाँ शेड कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी अगर मैं शेड कर दूँ, यहाँ से मैं ऊपर खींच रहा था, फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो इस एरिया पर भी ना एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रही होगी। अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये वाली फोर्स नीचे की तरफ होगी, मतलब ये रेजिस्ट कर रही होगी कि इस मेटल को ना खींचा जाए, इस ऑब्जेक्ट को ना खींचा जाए, मतलब इसको तोड़ा ना जाए। सही है। तो और अगर यहाँ से भी नीचे से फोर्स अप्लाई हो रही थी तो ये वाले जो सरफेस होगा ये ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे करके कि इसको ना खींचा जाए। ऐसा ही है। तो ये देखो ये जो फोर्स है ये एक एरिया पर लग रही है, और इस एरिया को हमने क्या नाम दिया था, 1 मीटर स्क्वायर का था। तो ये देखो ये एरिया है पूरा का पूरा, और ये फोर्स अप्लाई हो रही है इस एरिया पर। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है बेटा, ये वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये वाली फोर्स की बात नहीं कर रहा, ये अप्लाइड फोर्स है। सही है। अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिनोट करते हैं बाय सिग्मा से। दोबारा यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो सिग्मा, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। जिस तरीके से एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, टॉर्क को टी से डिनोट करते हैं, टॉ से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सही है। अगर आपसे बन नहीं रहा हो तो मैं इसको तरीका बता रहा हूँ। एक सर्किल बनाओ और सर्किल बनाकर यहाँ से यू लाइन लगा दो। ये देखो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये वाली जो फोर्स है ये अपोजिंग फोर्स है। बात बहुत आसान सी है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने इतनी लंबी करके आपको बात बताई है। लेकिन अगर ये ना समझ में आ रही हो तो फिलहाल इसको रहने देना, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा दूंगा। बस ये चीज़ समझ लेना। सही है। अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका अगर मैं यूनिट बनवाऊँ तो ये देखो ऊपर है फोर्स यानी कि न्यूटन, नीचे क्या आएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। इन MKS सिस्टम या इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूं CGS सिस्टम की, तो ये वाला जो यूनिट होता है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब फोर्स का यूनिट SI सिस्टम में न्यूटन होता है, जबकि CGS सिस्टम में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में डाइन होता है। डाइन बताया था आपको मैंने, डाइन पर, और एरिया का यूनिट मीटर नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं स्ट्रेस का यूनिट इन CGS सिस्टम। सही है। इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा अब दोबारा से मैं एक मरतबा बता रहा हूँ स्ट्रेस, और फिर इसके बाद आऊँगा स्ट्रेन पर। स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं द अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है। अगर आपको पूरा का पूरा ना याद हो रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप सिंपल फार्मूला याद रखें। द अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंड द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन SI सिस्टम, और CGS में डाइन पर मीटर स्क्वायर नहीं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ तो स्ट्रेन, ये अगला टॉपिक है आपका बेटा स्ट्रेन। ये देखो मैं अभी आपके सामने एक स्केल को मोड़ रहा था, ऐसा ही है। मैं जितनी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा था, या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं जितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था उतना ही उसके अंदर चेंज आ रहा था, है ना, डिफॉर्मेशन आ रही थी, उतना ही ज़्यादा मोड़ रहा था। अगर मैं उसको हल्का सा मोड़ूंगा तो वो हल्का सा मोड़ रहा था, ज़्यादा मोड़ूंगा तो ज़्यादा मुड़ जाएगा। ऐसा ही है। तो स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, जो स्केल बेंड हो रहा था ना उसको हम कहते हैं स्ट्रेन फिजिक्स की ज़बान में। सही है। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, द रिलेटिव डिफॉर्मेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। अच्छा स्ट्रेन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे कोर्स में शामिल नहीं है क्योंकि ये बहुत आगे चलकर आएगा, आगे चलकर भी फिलहाल अगर आप लोग इंजीनियरिंग में रहोगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस पर हम लोगों ने बात नहीं करनी, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलो अब जरा दोबारा सुनो। स्ट्रेन, द रिलेटिव डिफॉर्मेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड स्ट्रेस, मतलब जितनी स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चेंज आएगा, डिफॉर्मेशन आएगी। द रिलेटिव डिफॉर्मेशन, रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस जितना लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन आएगी, सही, इसलिए रिलेटिव। अगर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस अप्लाई किया तो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करोगे तो और ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, सही है। तो द रिलेटिव डिफॉर्मेशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब जरा आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर, इंशाल्लाह इस पर अगली क्लास में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।